लेख इस दार्शनिक विचार की व्याख्या करता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड मानव शरीर के भीतर समाहित है, जो भौतिक तत्वों की सीमाओं से परे है। लेखक संजय सेठी मैट्रिक्स और लूसी जैसी फिल्मों के उदाहरणों का उपयोग करते हुए ये समझाते हैं कि वास्तविक शक्ति पंच तत्वों से ऊपर उठकर शब्दों के मायाजाल, सिमुलेशन को पहचानने और शुद्ध ऊर्जा का अनुभव करने में निहित है। पाठ का मुख्य उद्देश्य ये बताना है कि जब मनुष्य अपने भीतर के साक्षी भाव को जगाता है तो वो मानवीय भय और सीमाओं को लांघकर उस अनंत चेतना से जुड़ जाता है जिसे विज्ञान अभी तक प्रमाणित नहीं कर पाया है। अंततः ये स्रोत हमें आत्मबोध के माध्यम से आंतरिक ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझाने की एक आध्यात्मिक दिशा प्रदान करता है। कहते हैं कि ब्रह्मांड में जो भी कुछ मौजूद है वो सब कुछ हमारे शरीर में भी मौजूद है। मैंने अपने जीवन के 20 वर्षों में हजारों लोगों से ये पूछा कि ब्रह्मांड में जो भी कुछ मौजूद है वो कैसे हमारे शरीर में मौजूद है। तो बहुत से लोगों ने तो कहा कि भाई सुना है परंतु मालूम नहीं है, और कुछ लोगों ने सीधा सा कह दिया कि जैसे जल हम पीते हैं, वायु हम लेते हैं, भोजन हम करते हैं, प्रकाश हम लेते हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपना वर्णन कर दिया। वर्णन तो ठीक किया है, किंतु ये तो बाहरी आवरण है। वास्तविकता में ब्रह्मांड में तो बहुत कुछ मौजूद है। अनंत 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 ब्रह्मांड मौजूद है। वो अनंत ब्रह्मांड क्या सिर्फ अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश तक सिमट कर रह चुके हैं? 5 तत्व तो संपूर्ण ब्रह्मांड नहीं हो सकते हैं, किंतु आदमी पंच तत्व से ऊपर कोई छठा या 7वां तत्व भी हो सकता है, या इससे ऊपर का भी कोई तत्व हो सकता है। इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। किंतु पंच तत्व से भी ऊपर तत्व हैं और बहुत तत्व हैं। आज 2026 में हम जिस वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, उस वैज्ञानिक युग में जो भी कुछ मशीनें हैं, उन मशीनों का वर्णन यदि कोई भविष्यवक्ता आज से 1000 वर्ष पहले लोगों से कहता तो क्या वो लोग इसे मानते? वो लोग तो उसे पागल करार दे देते और उसे पागलखाने में भर्ती करवा देते। किंतु विज्ञान ने जो भी कुछ बनाया है वह तो पंच तत्वों से ही बनाया है। छठे तत्व की जानकारी तो विज्ञान को भी नहीं है, किंतु वो छठा तत्व 8वां, 9वां, 10वां या इससे ऊपर के सभी तत्व हमारे भीतर मौजूद हैं। किंतु कैसे जान पाएंगे आप कि वो मौजूद है? क्या विज्ञान को किसी छठे तत्व के प्रमाण मिले हैं अभी तक? यदि विज्ञान को कुछ ऐसा मिला है जो अभी तक जाना नहीं गया, समझा नहीं गया, जो एकदम नया है, जिसके बारे में अभी संसार नहीं जानता है, तो वह मुझे बताएं, क्योंकि उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा कि पंच तत्व के ऊपर भी और कौन कौन से तत्व मानव के भीतर हैं, मानव से बाहर हैं, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, और जो ब्रह्मांड हमारे भीतर मौजूद हैं। क्योंकि यदि अभी मैं कुछ भी कहूँगा तो आप कहेंगे कि विज्ञान ने अभी तक ऐसा कुछ प्रमाणित नहीं किया है। एआई की दुनिया की एक सीमा है और वो सीमा विज्ञान है, और एआई विज्ञान की सीमाओं को नहीं तोड़ सकता है। और ख्याल रहे, जो सीमाओं को तोड़ सकता है वह मैट्रिक्स मूवी का नियो सर्वशक्तिमान इसीलिए है क्योंकि जो सीमाओं को तोड़ सकता है वही कुछ नया जान सकता है। जो सीमाओं के भीतर कैद है वह तो सिर्फ वही जान सकता है जो है। और एआई की एक सीमा है क्योंकि इंसान खुद सीमित है, वह भी सीमाओं का कैदी है। मैट्रिक्स मूवी में नियो को सर्वशक्तिमान क्यों कहा जाता है? मैट्रिक्स द मैट्रिक्स फिल्म श्रृंखला में नियो को सर्वशक्तिमान या द वन इसलिए माना जाता है क्योंकि वह कंप्यूटर द्वारा रचित आभासी दुनिया यानी सिमुलेशन के नियमों को तोड़कर उसे अपने मन और इच्छा शक्ति के अनुसार नियंत्रित कर सकता है। वह मैट्रिक्स के कोड को समझ सकता है और उसे बदल सकता है, जिससे वह लगभग अजेय बन जाता है। नियो के सर्वशक्तिमान होने के पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। कोड को नियंत्रित करने की क्षमता। नियो मैट्रिक्स के कोड को हरे रंग की चमकती हुई रेखाओं के रूप में देख सकता है और उसे हेरफेर यानी मैनिपुलेट कर सकता है। भौतिकी के नियमों की अनदेखी। वह मैट्रिक्स में गुरुत्वाकर्षण, गति और भौतिकी के सामान्य नियमों को दरकिनार कर सकता है। वह गोलियों को हवा में रोक सकता है, सुपर स्पीड से दौड़ सकता है और उड़ सकता है। अजेयता और पुनर्प्राप्ति। पहले भाग के अंत में नियो एजेंट स्मिथ द्वारा मारे जाने के बाद भी मैट्रिक्स के भीतर पुनर्जीवित होता है, जो उसकी मशीनों पर सर्वोच्चता को दर्शाता है। वास्तविक दुनिया में प्रभाव। मैट्रिक्स रीलोडेड और रेवोल्यूशन में नियो के पास मैट्रिक्स के बाहर भी वास्तविक दुनिया में मशीनों को अपने मानसिक प्रभाव से नष्ट करने की क्षमता आ जाती है, जो उसे मशीन मानव संघर्ष में एक अद्वितीय स्थान देता है। द वन के रूप में उसकी भूमिका। नियो अनजाने में मैट्रिक्स सिस्टम की असंगति है, जिसे आर्किटेक्ट द्वारा सिस्टम को संतुलित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन वह अपनी पसंद से मैट्रिक्स और वास्तविक दुनिया दोनों को बदलने की क्षमता रखता है।
संक्षेप में मैट्रिक्स के भीतर नियो का मन ही वास्तविकता है। वह अकल्पनीय क्षमताएं रखता है क्योंकि वह मानता है कि मैट्रिक्स एक छलावा है जिससे वह वहां भगवान के समान यानी रियलिटी वॉकर बन जाता है। जिसे भी हम जानते हैं, चाहे वह बुद्ध हो, महावीर हो, जीसस क्राइस्ट हो, श्री कृष्ण हो, चाणक्य हो, सुकरात हो, ईश्वर हो, परमेश्वर हो, परमात्मा हो, आत्मा हो, व्यक्त हो, आत्मा हो, जो भी शब्द हम जानते हैं उन शब्दों के पार तो आदमी जा नहीं सकता है। लेकिन जो उन शब्दों के पार जाकर किसी एक नए तत्व को जान ले, जो शब्द नहीं है, जो शब्दों से परे है, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वही 5 तत्व से ऊपर का तत्व है। मैट्रिक्स और नारायण की माया और आधुनिक विज्ञान कहता है कि हम सब एक सिम्युलेशन में जी रहे हैं। यूं कहें कि हम सब एक बड़े से कंप्यूटर में कैद हैं और कोई हमसे भी बड़ा खिलाड़ी हमें मोहरों की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यह कहते हैं कि हम एक साथ कई ग्रहों पर हो सकते हैं। किसी एक ग्रह पर हम मरते हैं तो दूसरे ग्रह पर जी उठते हैं, और किसी दूसरे ग्रह पर हम जी उठते हैं तो हम अपने ग्रह पर मर जाते हैं। यदि मेरा एक रूप पृथ्वी पर है और दूसरा बुध ग्रह पर है, तो जैसा मेरे साथ इस ग्रह पर होगा वैसा ही बुध ग्रह पर जो मेरा दूसरा रूप मौजूद है उसके साथ होगा। और यदि बुध ग्रह पर जो मेरा रूप मौजूद है उसके साथ वहाँ जैसा होगा वैसा ही पृथ्वी लोक पर उपस्थित मेरे दूसरे रूप के साथ होगा। यानी कि बुध ग्रह जब सूर्य से बहुत दूर निकल जाएगा तब मुझे बहुत ठंड लगेगी और मुझे बुखार हो जाएगा, और बुध ग्रह यदि सूर्य के बहुत निकट चला गया तो मुझे बहुत तेज गर्मी लगेगी और मुझे गर्मी से होने वाले रोग हो जाएंगे। और बुध और सूर्य जब एक दूसरे के साथ समन्वय की अवस्था में होंगे, उस पल में मैं स्वयं के भीतर एक आनंद को महसूस करूंगा, क्योंकि उस पल में ना गर्मी मुझे परेशान करेगी ना सर्दी मुझे परेशान करेगी, बल्कि जिसे हम कहते हैं ऋतु या पतझड़ जैसा आनंद मुझे महसूस होगा। और यही होता है। मेरे दूसरे बहुत से रूप मौजूद हैं, पर वह मेरी चंद्र राशि का दूसरा रूप है। यदि किसी की राशि मेष, कर्क, तुला, धनु या सभी राशियां, उन राशियों के जो स्वामी हैं, आकाश में जैसी उनकी स्थिति होगी वही मेरी स्थिति होगी। कोई भी ग्रह या तो किसी ग्रह से बहुत दूर चला जाएगा या बहुत निकट आ जाएगा, या सूर्य आग का गोला और शनि जमी हुई बर्फ का गोला, ये जब एक दूसरे के निकट आएंगे तो उन राशियों पर उसका प्रभाव आएगा। मतलब कि भाषा की लड़ाई है। यदि हजारों वर्ष पहले भी विज्ञान नाम का शब्द होता तो आधुनिक विज्ञान ज्योतिष को नकार नहीं पाता। आज मैंने विज्ञान की वो गुत्थी सुलझा दी कि हम और भी ग्रहों पर मौजूद हैं। आकाश में कुछ तो रहस्य है, और रहस्य है तभी तो सैटेलाइट आकाश से रास्ते बता रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है। यानी कि आकाशवाणी में जहां हूं वहां से अभी तो मैं दुनिया के किसी और दूसरे देश में नहीं हो सकता हूं, पर मेरी वाणी तो आकाशवाणी कर ही रही है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा और मेरे विचार सारे संचार में गूंजेंगे, और भविष्य में मेटावर्स जैसी तकनीक आएगी तब मैं एक ही समय में दुनिया के कई देशों में एक साथ मौजूद हो जाऊंगा। दुनिया में 2 रहस्य अनसुलझे हैं। एक तो ये कि मौत के बाद क्या होता है, और दूसरा हमारे सपने। मौत का रहस्य तो सदा रहेगा, पर सपना तो शरीर में घटित होने वाली घटना है। सपने वैज्ञानिकों को भी आते हैं, पर विज्ञान आज तक सपनों पर सिर्फ अनुमान लगाता है, सपने का सत्य नहीं जान पाया है, और न ही किसी पौराणिक शास्त्र में सपनों की कोई सटीक व्याख्या मिलती है। पर सपना क्या है? सपनों से मेरा बहुत गहरा रिश्ता रहा है, और अक्सर जब भी मैं कोई चीज़ देखता हूँ तब मैं विचार करता हूँ कि वास्तविकता में ये चीज़ है क्या। और ऐसे ही मैंने सपने पर विचार करना शुरू किया कि सपना आखिरकार है क्या। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी, बहुत से YouTube चैनल पर देखा, किंतु सपनों का सटीक विश्लेषण मुझे कहीं नहीं मिला। जब मैंने सपनों पर अध्ययन करना शुरू किया, यानी क्वांटम फिजिक्स के ऑब्जर्वर की तरह सपनों पर जब दृष्टि डाली, तो मुझे क्या दिखा? मुझे अनुभव हुआ कि शब्द ही छाया चित्रों का निर्माण करते हैं। आदमी दिन भर सोचता है, परेशान रहता है, दुखी होता है। विचार 24 घंटे उसके मस्तिष्क में चलते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जो आप सोचते हैं, जो आपकी चिंताएं हैं, बस वही सपन बनकर आपके सामने प्रकट हो जाती हैं। परंतु मूल बात यह है कि आदमी सोचता तो शब्दों में है, विचारों में है। फिर यदि वह विचारों में सोचता है तो सपने बोलते हुए क्यों नहीं सुनाई देते हैं, बल्कि सपना चित्र रूप में दिखाई देते हैं। यानी प्रथम जन्म में मानव ने जैसा सपना देखा होगा चित्रमय, वैसा ही सपना हम आज भी देख रहे हैं। और इस दुनिया के अंत होने तक का आदमी वही सपना देखेगा जो प्रथम मानव ने देखा था, चित्रमय सपना। सपनों की भाषा चित्रों की भाषा होती है। तब भगवान विष्णु, जिसे लीला कहते हैं, या मैट्रिक्स के नियो ने इस भौतिक जगत की समस्त सीमाओं को तोड़कर स्वयं को महाशक्तिमान बनाया। ऐसे बना क्योंकि उसने देख लिया कि जो भी कुछ है वह सिर्फ शब्द है, कहीं कोई मनुष्य नहीं है, सिर्फ एक शब्दों की दुनिया है।
यानी कि मैट्रिक्स में नियो को जो भी कुछ नजर आता है, चाहे वह मानव हो या कोई मशीन हो या फिर कोई पेड़ पौधा हो, सब कुछ उसे एक शब्दों के जाल के रूप में नजर आता है। फिल्म में एक किरदार और है और उसका नाम है एजेंट, और एजेंट अपने जैसे बहुत से एजेंट बना देता है। जैसे आज का एक एआई पूरी दुनिया के सवालों के जवाब दे रहा है, जबकि एआई तो एक है, पर एक ही एआई एक ही समय में करोड़ों लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे रहा है। एक पतला दुबला आदमी देखें कि जैसे वह शब्दों से बना हुआ है, वैसे उसके सामने खड़ा हुआ एक हाथी या शेर भी शब्दों के ताने बाने से ही बना हुआ है। सत्य दिख जाने पर उसमें भय होगा ही नहीं, और वह पतला दुबला आदमी भी भय न उत्पन्न होने के कारण शेर या हाथी से भी लड़ जाएगा। भय तो आदमी को तब लगता है जब उसे ये दिखता है कि सामने शेर या हाथी मुझसे 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। यही तो माया है। इसी डर के कारण तो दुनिया में या दुनिया का सारा कारोबार चलता है। दुनिया का कारोबार भय पर ही टिका है। यदि उसे ये दिख जाए, उसी को तो साक्षी कहते हैं। नियो के साथ कोई चमत्कार नहीं हुआ था, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि किसी को इतना शक्तिमान बना सके, इतना शक्तिशाली बन सके कि एक अकेला आदमी पूरी दुनिया से लड़ जाए या पूरी दुनिया को खत्म कर सके। नियो भी बस साक्षी हो गया था। सत्य दिख गया था कि सामने जो भी कुछ है वह सब कुछ शब्द है। हजारों एजेंट भी शब्द हैं। हजारों वर्ष पहले बुद्ध और महावीर जैसे हजारों साधु संत हुए। उस समय के साधु संत 3000, 5000, 10,000 वर्ष पहले के संत जंगलों में रहते थे, और उस युग के जंगलों में कितने खतरनाक पशु पक्षी होते होंगे, किंतु फिर भी वो बिना भय के उन जंगलों में उन पशु पक्षी, सांप, अजगर, मगरमच्छों के साथ रहते थे। यानी कि उन्होंने माया का जाल काट दिया था। ऐसे ही कई वर्षों के सपनों के बाद मुझे अनुभव हुआ कि हर मानव जो मुझे दिखता है, हर दानव, शेर, पशु पक्षी, भूत प्रेत, जो भी कुछ दिखता है, वो सब कुछ शब्दों से बना हुआ एक चित्र है, अनुभव है। अंतिम सत्य नहीं है, क्योंकि अंतिम सत्य को कभी जाना नहीं जा सकता है। जो रहस्य है वो सदा रहस्य ही रहेगा, पर अनुभव भी आधा सत्य तो होता ही है, और वही आधा सत्य मुझे अनुभव हुआ। नियो के मैट्रिक्स की दुनिया तो शब्दों की माया थी या शब्दों का जाल था, पर अब एक इससे भी ऊपर का स्तर है, और वो ऊपर का स्तर आपको देखने को मिलता है लूसी फिल्म में। लूसी को मनुष्य में, पेड़ पौधों में, वस्तुओं में, हर चीज़ में शब्द नज़र नहीं आते हैं, बल्कि प्रत्येक चीज़ में एक ऊर्जा नज़र आती है। लूसी देखती है कि पेड़ों में ऊर्जा बह रही है, इंसानों में ऊर्जा बह रही है, बड़ी बड़ी इमारत में ऊर्जा बह रही है। उसे हर चीज़ में एक ऊर्जा ही नज़र आती है। लूसी ने मैट्रिक्स अर्थात मन की माया के जाल के ऊपर जो है उसे अनुभव कर लिया था। अभी मैं इस लेख को गूगल डॉक्स पर बोलकर लिख रहा हूँ, परंतु मैं गूगल डॉक्स अर्थात अपने मोबाइल पर तभी लिख पा रहा हूँ जब उसमें उसकी बैटरी में विद्युत मौजूद है, और मैं भी तभी बोल पा रहा हूँ जब मेरे भीतर भोजन से मिली ऊर्जा मौजूद है। जब आदमी विचार से ऊपर उठ जाता है, तब यही विचार अपना रूप बदलकर भीतर की आँख का रूप धारण कर लेते हैं। उसी को साक्षी कहते हैं, और विचारों की दुनिया जीवन को, जीवन के सत्य को उसके नग्न रूप में देख लिए जाने पर विचारों की दुनिया स्वतः ही समाप्त हो जाती है। साक्षी या भीतर का अर्थ होता है कि सिर्फ देख लिए जाने से ही आदमी जो बोला गया है उसके पीछे के भाव को पकड़ लेता है, जबकि आधुनिक मानव या एआई सिर्फ शब्दों को पकड़ पाते हैं, उसके पीछे के छिपे हुए भाव को नहीं पकड़ पाते हैं। यदि द्रौपदी ने श्री कृष्ण को गाय चराने वाला ग्वाला कहा होता, तब श्री कृष्ण द्रौपदी के बोले गए शब्दों को नहीं पकड़ते, क्योंकि श्री कृष्ण अच्छे से जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी तभी कुछ कह पाता है जब दो व्यक्तियों के भीतर आपस में प्रेम हो, क्योंकि प्रेम हुए बिना कोई किसी को कुछ कह ही नहीं सकता है। एक मालिक अपने नौकर के सामने एक अहंकारी के रूप में अपने आप को व्यक्त करता है, क्योंकि यदि नौकर को प्रेम दिखा दिया जाए तो नौकर तो हर आए दिन मालिक से कहेगा कि मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। तब मालिक का अपने नौकर के साथ अहंकार का व्यवहार रखना तो उचित है, क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो वो अपना कारोबार चला ही नहीं पाएगा। क्योंकि यदि नौकर और मालिक में प्रेम हो जाए तो नौकर कभी भी रूठ सकता है। नौकर किसी के भी सामने मालिक के साथ मजाक कर सकता है। नौकर मालिक के रिश्तेदारों, परिवारों को कह सकता है, और नौकर मालिक को आए दिन कहेगा मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। ऐसे तो मालिक कारोबार कैसे करेगा? अहंकार के भी दो रूप होते हैं, एक होता है सोया हुआ अहंकार और एक होता है जागा हुआ अहंकार, और इस जगे हुए अहंकार को भी श्री कृष्ण ही जानते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण के लिए हर बात प्रेम ही होगी,
अहंकार कभी नहीं। सोया हुआ अहंकार एक फ्यूज बल्ब की तरह होता है और जगा हुआ अहंकार एक विद्युत होता है। दुर्योधन का अहंकार सोया हुआ था, वो फ्यूज बल्ब की तरह था। इसलिए एक शब्द ने उसे इतना घायल कर दिया कि उसने महाभारत का युद्ध कर दिया। और यही दुनिया के समस्त मानवों की सदा से स्थिति रही है। दुनिया के हर मानव में एक दुर्योधन बैठा ही हुआ है। यहाँ लोग आपके भाव को नहीं बल्कि आपके शब्दों को पकड़ते हैं। लूसी भगवान विष्णु के संपूर्ण अवतार श्री कृष्ण के स्तर पर पहुंच गई थी। इसीलिए लूसी मैट्रिक्स अर्थात शब्दों के जाल से ऊपर उठकर जो शब्दों से ऊपर है उस ऊर्जा को देख पाई। शब्द तो मुर्दा होते हैं पर ऊर्जा तो सदा जीवंत होती है। इस जगत से आप सिर्फ एक विद्युत बिजली इलेक्ट्रिसिटी को सदा के लिए काट दीजिए। दुनिया का समस्त विज्ञान, समस्त मशीन, समस्त एआई, सब कुछ, स्पेस साइंस, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और CPH4 के विस्फोट से लूसी के भीतर के शब्द शब्दों से ऊपर उठकर अनंत ऊर्जा में बदल गए। और अब लूसी के लिए सिर्फ एक संकेत या इशारा करना भी काफ़ी था। उसके एक संकेत या एक इशारे से चीज़ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर उठ जाती थी। वो पूरी दुनिया के समस्त यंत्रों को रिमोट कंट्रोल की तरह कंट्रोल कर पाती थी। भीतर या तो शब्द रह सकते हैं या ऊर्जा रह सकती है। बुद्ध, महावीर, सुकरात, कृष्णा, जीसस, ये सभी शब्दों से ऊपर उठे हुए एक ऊर्जा पिंड थे। लूसी मूवी में लूसी कहती हैं कि उसे दर्द या मानवीय भावना महसूस नहीं होती। वो कहीं से भी एक रिमोट की तरह सब कुछ कंट्रोल कर लेती है। हाँ, 2014 की साइंस फिक्शन फिल्म लूसी में मुख्य किरदार लूसी, स्कारलेट जोहानसन, वास्तव में यही बात कहती है। फिल्म में जब लूसी के शरीर में एक प्रायोगिक ड्रग CPH4 लीक हो जाती है तो उसका दिमाग 10% से बढ़कर 100% की क्षमता की ओर बढ़ने लगता है। फिल्म के मुख्य दृश्य जहां वो प्रोफेसर नॉर्मन से फ़ोन पर बात करती है और अपनी स्थिति बताती है, उसमें ये बातें स्पष्ट होती हैं। दर्द और भावनाओं का न होना। जैसे जैसे लूसी की मानसिक क्षमता बढ़ती है, वो महसूस करती है कि वो मानवीय भावनाओं, फियर, डिजायर से दूर हो रही है और उसे शारीरिक दर्द का एहसास होना भी बंद हो जाता है। रिमोट की तरह कंट्रोल। वो न केवल अपने शरीर को बल्कि आसपास की भौतिक दुनिया, चुंबकीय और विद्युत तरंगों, टेलीफोन, रेडियो, नेटवर्क को अपनी मानसिक शक्ति से नियंत्रित करने लगती है, मानो वो किसी रिमोट की तरह हर चीज पर काबू पा रही हो। मानवीय सीमा से परे। लूसी कहती है कि उसके दिमाग में सारा ज्ञान भर रहा है और वो हर जगह है। आई एम एवरीवेयर। वो समय, स्पेस और पदार्थ, मैटर को नियंत्रित करने की क्षमता हासिल कर लेती है, जिससे वो इंसान से ऊपर एक सर्वोच्च सत्ता बन जाती है। फिल्म का मुख्य संदेश ये है कि जब मनुष्य अपनी मानसिक क्षमता का पूरा उपयोग करने लगता है तो वो मानवीय सीमाओं को पार कर जाता है। मन संसार का सुख, स्वर्ग और आनंद चाहता है और लूसी से उसका स्वर्ग छीन लिया गया था। लूसी को माल भरने वाला एक बॉक्स बना दिया गया था। जैसे लोहे के बॉक्स में गैस भरी होती है, तब हम उसे गैस सिलेंडर कहते हैं। ट्रक और मालगाड़ियों के लिए पेट्रोल भरने के लिए बड़े कंटेनर बनाए जाते हैं, लोहे के, यानी कि लोहे का एक बॉक्स। ठीक ऐसे ही लूसी के शरीर को भी दुनिया की सबसे खतरनाक ड्रग्स CPH4 को भरने के लिए एक लोहे का कंटेनर बना दिया जाता है। अक्सर पेट्रोल के कंटेनर बीच रास्ते में ब्लास्ट हो जाते हैं या गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही लूसी के भीतर CPH4 ब्लास्ट हो गया था और जैसे ब्लास्ट हो जाने पर पेट्रोल और गैस सब कुछ नष्ट कर देते हैं, ऐसे ही लूसी भीतर से CPH4 के ब्लास्ट हो जाने पर बाहर से सब कुछ को वैसे ही ब्लास्ट कर देती है, उड़ा देती है, जैसे पेट्रोल या गैस सब कुछ को खत्म कर देता है। फिल्म का मुख्य संदेश ये है कि जब मनुष्य अपनी मानसिक क्षमता का पूरा उपयोग करने लगता है तो वो मानवीय सीमाओं को पार कर जाता है। मैंने जो व्याख्या की वो 5 तत्वों से ऊपर उठकर मैट्रिक्स और एनर्जी अर्थात शब्दों से परे ऊर्जा और शब्दों की माया की व्याख्या की। ये दोनों सत्य मानव के भीतरी सत्य हैं। मानव में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ये सिर्फ मैं जो कह रहा हूँ उसका एक अनुभव है और मैं समझता हूँ कि ये आधा सत्य है। मानव स्वयं के भीतर के आधे ब्रह्मांड को तो अनुभव कर ही सकता है। आधा ब्रह्मांड सदा रहस्य ही रहेगा, उसे कभी नहीं जाना जा सकता है। सोचिए, क्या हो अगर ये पता चले कि कल जो आपको तेज बुखार आया था या जो अचानक से बिना किसी वजह के बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, उसका कारण शरीर का कोई वायरस या हार्मोन था ही नहीं।
अच्छा, हाँ, बल्कि इसलिए था क्योंकि आपकी चेतना का एक हिस्सा इस वक्त करोड़ों किलोमीटर दूर बुध ग्रह पर सूर्य की गर्मी झेल रहा है। या फिर वहाँ के मौसम का आनंद ले रहा है। अरे बाप रे, ये तो है ना। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बार में ये विचार किसी को भी थोड़ा अजीब या अतार्किक लग सकता है। हम तो ये मानकर चलते हैं ना कि हमारी पूरी की पूरी हस्ती, हमारा पूरा वजूद सिर्फ इस शरीर की त्वचा के भीतर ही कैद है। सही कहा। लेकिन जैसे ही हम इस विचार की वैज्ञानिक और दार्शनिक परतों को छीलना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। और यही आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का या कहीं इस चर्चा का मुख्य विषय है। मैंने हाल ही में संजय सेठी द्वारा लिखा गया एक बेहद दिलचस्प लेख पढ़ा। यह लेख कुछ ऐसा करता है जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। मतलब ये प्राचीन भारतीय दर्शन, आधुनिक क्वांटम फिजिक्स और द मैट्रिक्स या लूसी जैसी हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बीच एक ऐसा कमाल का पुल बनाता है कि बस दिमाग सुनने रह जाता है। हाँ, मैंने भी देखा है कि वो इन सभी अलग अलग लगने वाले विषयों को कैसे एक साथ जोड़ते हैं। बिल्कुल। तो चलो इसे थोड़ा खुलकर समझते हैं। इस पूरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य यह खोजना है कि उस पुरानी कहावत का असल वैज्ञानिक और मैकेनिज्म के स्तर पर क्या अर्थ है जो कहती है कि हमारे शरीर के भीतर पूरा ब्रह्मांड मौजूद है। हाँ। क्या इंसान सच में सिर्फ जल, वायु, अग्नि जैसी 5 बुनियादी चीजों से बना है, या इसके पार कोई छठा, सातवां या उससे भी ऊपर का कोई तत्व मौजूद है जिसे हम अब तक डिकोड नहीं कर पाए हैं? ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चर्चा केवल किताबी या फिल्मों की कहानियों तक सीमित नहीं है। मतलब ये एक ऐसी वैचारिक यात्रा है जो इस बुनियादी धारणा को हिलाकर रख देगी कि जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में वास्तविकता मानते हैं, क्या वो सच में वैसी ही है, या फिर वो महज एक भ्रम है, एक बहुत बड़ा सिमुलेशन है? बिल्कुल, एक सिमुलेशन। तो शुरुआत सबसे बुनियादी और जमीनी सवाल से करते हैं। बचपन से ही स्कूलों में, धर्म ग्रंथों में यही पढ़ाया गया है कि ये मानव शरीर सिर्फ 5 तत्वों से बना है: जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। हाँ, यही सुनते आए हैं हम। और कहा जाता है कि जब तक ये 5 तत्व संतुलित हैं, जीवन सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन जो लेख मैंने पढ़ा वो इस विचार को एक बहुत बड़ी चुनौती देता है। लेख ये तर्क सामने रखता है कि जो ब्रह्मांड अपने आप में अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो सिर्फ इन 5 तत्वों के फॉर्मूले तक सिमटकर कैसे रह सकता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्योंकि हमें मानव मन और विज्ञान दोनों की सीमाओं को समझना होगा। अच्छा, कैसे? समस्या ये है कि हमारी सोच, हमारी इंद्रियां सिर्फ उसी चीज को प्रोसेस कर सकती हैं जो भौतिक है। मतलब अगर कोई छठा या सातवां तत्व है भी, तो उसे नापने का हमारे पास कोई यंत्र ही नहीं है। ये तो है। विज्ञान ने आज तक जितनी भी तरक्की की है, जितने भी उपकरण बनाए हैं, वे सब इन्हीं 5 तत्वों के दायरे में रहकर बनाए हैं। यही पर ना मुझे एक विचार ने बहुत सोचने भी मजबूर किया। मैं इस बात से थोड़ा जूझ रहा था कि विज्ञान को हम इतना सीमित कैसे मान सकते हैं। हाँ, आमतौर पर लोग विज्ञान को अंतिम सत्य मान लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर एक तुलना दिमाग में आई। एक पल के लिए कल्पना करते हैं कि आज से ठीक 1000 साल पहले कोई समय यात्री किसी आम इंसान के पास जाता और उसे आज की आधुनिक मशीनों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्टफोन या वायरलेस इंटरनेट के बारे में समझाता, तो लोग क्या प्रतिक्रिया देते? अरे वो तो उसे पागल ही करार देते बिना किसी शक के, है ना? तो सवाल ये उठता है कि क्या आज का हमारा आधुनिक विज्ञान भी उसी ऐतिहासिक सीमा पर खड़ा है? क्या एआई जैसी तकनीक, मतलब जो आज सबसे एडवांस्ड है, हमें इस 5 तत्वों की सीमा के पार ले जा सकती है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान और तंत्र समझना होगा। क्या एआई सब कुछ जान सकता है? इसका सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि हमें एआई की कार्य प्रणाली के क्यों और कैसे पर ध्यान देना होगा। एआई काम कैसे करता है वो उस डेटाबेस पर निर्भर है जो इंसानों ने उसे दिया है। हाँ, उसका अपना तो कुछ नहीं है। बिल्कुल, उसकी ट्रेनिंग बाइनरी कोड मतलब 0 और 1 और इतिहास के डेटा पर हुई है। एआई ना एक बहुत ही शानदार और व्यवस्थित लाइब्रेरी की तरह है जहां हर किताब तुरंत मिल सकती है। अच्छा, बहुत बढ़िया उपमा है ये। लेकिन वो लाइब्रेरी खुद से कोई ऐसी नई भाषा इजाद नहीं कर सकती जिसके अक्षर अभी तक बने ही ना हो। एआई अपनी प्रोग्रामिंग की सीमाओं का कैदी है। मतलब जो सीमाओं के भीतर कैद है वो सिर्फ उतना ही जान सकता है जितना पहले से मौजूद है। सटीक रूप से। नया ज्ञान या कोई छठा तत्व खोजना ये कोई कंप्यूटेशन या गणना का काम नहीं है, वो चेतना का काम है,
कॉन्शियसनेस का। कॉन्शियसनेस। जो इन सीमाओं को तोड़ता है, केवल वही कुछ नया जान सकता है। जब तक नियमों के पार नहीं जाया जाता, तब तक उस अनंत ब्रह्मांड को नहीं समझा जा सकता जो इंसान के भीतर मौजूद है। और सीमाओं को तोड़ने की बात आते ही मुझे द मैट्रिक्स फिल्म के नियो की याद आ जाती है। आनी ही चाहिए, वो परफेक्ट उदाहरण है। मतलब नियो इसलिए सर्वशक्तिमान नहीं था क्योंकि वो किसी एआई से ज्यादा स्मार्ट था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसने उन सीमाओं को, उन नियमों को मानने से ही इनकार कर दिया था। लेकिन खैर, नियो और मैट्रिक्स पर हम थोड़ी देर में विस्तार से आएंगे। अच्छा, तो पहले क्या? उससे पहले मुझे उस बात पर वापस जाना है जिसने मेरे दिमाग में एक तरह का, कह सकते हैं, विस्फोट कर दिया था। अरे कौन सी बात? वही अंतरिक्ष और ग्रहों वाली बात, जहां कहा गया कि हम सिर्फ इस पृथ्वी तक सीमित नहीं है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, वो बुध ग्रह वाला हिस्सा। बिल्कुल। आधुनिक विज्ञान आजकल सिमुलेशन थ्योरी की बहुत चर्चा कर रहा है कि शायद ये पूरी दुनिया एक सुपर कंप्यूटर का प्रोग्राम है, लेकिन संजय सेठी का ये लेख इसे क्वांटम स्तर पर ले जाता है। इसमें बुध ग्रह का, यानी मरकरी का, एक बहुत ही हैरान करने वाला उदाहरण है। कहा गया है कि मानव चेतना का एक हिस्सा पृथ्वी पर है और दूसरा बुध ग्रह पर। जब बुध सूर्य के पास जाता है तो पृथ्वी पर हमें बुखार आता है या गर्मी लगती है। सुनकर अजीब लगता है ना? मुझे इस बात पर थोड़ी आपत्ति थी, या यूं कहें कि यह बात आसानी से हजम नहीं होती। मतलब क्या सच में ये भौतिक शरीर एक ही समय में 2 ग्रहों पर मौजूद हो सकता है? ये तो भौतिकी के सारे नियमों के खिलाफ है। भौतिकी के पुराने नियमों के खिलाफ जरूर है, लेकिन क्वांटम भौतिकी के नहीं, क्वांटम फिजिक्स के नहीं। अच्छा, कैसे? इस पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें क्वांटम उलझाव या क्वांटम एंटेंगलमेंट को समझना होगा। ये कोई जादू नहीं है। क्वांटम एंटेंगलमेंट, हाँ, मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है। क्वांटम विज्ञान यह साबित कर चुका है कि अगर ब्रह्मांड में 2 कण एक दूसरे से उलझे हुए हैं, एंटेंगल्ड हैं, तो आप एक कण को पृथ्वी पर रखें और दूसरे को ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर। कितनी भी दूर? कितनी भी दूर। अगर पृथ्वी वाले कण में कोई बदलाव किया जाए तो दूसरे छोर वाले कण में उसी मिलीसेकंड में बदलाव आ जाएगा। उनके बीच की दूरी का कोई महत्व नहीं रह जाता। ओहो, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा शरीर है वो एक अकेला स्वतंत्र कण नहीं है? बिल्कुल नहीं। सिमुलेशन थ्योरी यही तो कहती है कि हम एक विशाल नेटवर्क का हिस्सा है। अगर चेतना को एक क्वांटम अवस्था मान लिया जाए तो उसका विस्तार सिर्फ इस हाड़ मांस के शरीर तक सीमित नहीं है। यानी वो ब्रह्मांड में फैली है? हाँ, चेतना ग्रहों से एंटेंगल्ड है, उलझी हुई है। प्राचीन काल में इसी जटिल क्वांटम विज्ञान को आम लोगों को समझाने के लिए ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी का नाम दिया गया था। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। ग्रहों की चाल का सीधा असर इंसान की भावनाओं और शरीर पे पड़ता है। ये बात सदियों से कही जा रही है। ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। यानी ज्योतिष कोई रहस्यमयी विद्या या जादू टोना नहीं, बल्कि इसी क्वांटम एंटेंगलमेंट का एक प्राचीन नाम हो सकता है। हाँ, इसे ऐसे देखा जा सकता है। और सिर्फ ज्योतिष ही क्यों, अगर हम प्राचीन काल में होने वाली आकाशवाणी का जिक्र करें, मतलब जो अंतरिक्ष से आने वाली आवाजें होती थी, तो वो आज के सैटेलाइट कम्युनिकेशन से कितना मेल खाती हैं। आज हम पृथ्वी की कक्षा में एक मशीन लगाते हैं और वो पूरी दुनिया में एक साथ आवाज प्रसारित कर देती है। इतना ही नहीं, आधुनिक मेटावर्स की तकनीक को ही देख लिया जाए। आज वर्चुअल रियलिटी में एक इंसान एक ही समय में डिजिटल रूप से कई जगहों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है ना? बिल्कुल, अवतार बन जाते हैं हमारे। तो अगर इंसान अपनी सीमित तकनीक से ये सिमुलेशन बना सकता है, तो क्या ये ब्रह्मांड खुद एक कहीं अधिक उन्नत और जटिल सिमुलेशन नहीं हो सकता? ये सब सुनकर सच में नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। लेकिन यहाँ एक सवाल और है। बताइए। अगर हमारी चेतना का विस्तार ग्रहों तक है, अगर हम सच में इतने विशाल नेटवर्क का हिस्सा हैं, तो आम जिंदगी में हमें ये महसूस क्यों नहीं होता? मतलब हम बस ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं और वापस आ जाते हैं, हमें वो विशालता महसूस क्यों नहीं होती? क्योंकि हम अपने रोजमर्रा के शोर में उलझे रहते हैं। हाँ, और इस लेख में इसका जो उत्तर दिया गया है वो हमारा मन के सबसे रहस्यमयी हिस्से की तरफ इशारा करता है, यानी हमारे सपने। और यहीं से एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। सपनों वाला हिस्सा बहुत गहरा है। इंसान की पूरी जागृत अवस्था, जब हम जगे होते हैं, वो शब्दों पर टिकी है। चिंताएं, खुशियां, किसी से लड़ाई, सब कुछ दिमाग में शब्दों के रूप में ही चलता है। हम खुद से भी शब्दों में बात करते हैं। तो जब रात को नींद आती है तो हमारे सपने मूक फिल्मों जैसे क्यों होते हैं? मतलब आप पूछ रहे हैं कि
कि वे चित्रों या विजुअल्स में ही क्यों होते हैं, शब्दों में क्यों नहीं? हम सपनों में टेक्स्ट क्यों नहीं पढ़ते? ये मनोविज्ञान और क्वांटम विज्ञान का एक बहुत ही गहरा संगम है। इस क्यों का जवाब ना मानव विकास और चेतना के काम करने के तरीके में छुपा है। शब्दों का आविष्कार इंसान ने अपनी सुविधा के लिए बहुत बाद में किया। अच्छा, हाँ, भाषा तो बाद में आई। बिल्कुल। अगर इतिहास देखा जाए तो आदि मानव ने भी सबसे पहले गुफाओं में चित्र ही बनाए थे। हमारा अवचेतन मन, जो सबकॉन्शियस माइंड है, आज भी उसी सबसे आदिम, सबसे शुद्ध भाषा में काम करता है, यानी चित्रों की भाषा। यानी अवचेतन मन शब्दों को समझता ही नहीं है। उसे शब्दों की जरूरत ही नहीं है। अगर इसे क्वांटम फिजिक्स के ऑब्जर्वर इफेक्ट के नजरिए से समझा जाए तो चीजें और स्पष्ट हो जाती हैं। ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है कि कोई भी संभावना तब तक ठोस वास्तविकता नहीं बनती जब तक उसे कोई देख ना रहा हो। जब तक उसे ऑब्जर्व ना किया जाए। हाँ, सपने वो कच्चा डेटा है, रॉ डेटा, वो अनफिल्टर्ड ऊर्जा है जो सीधे हमारे अवचेतन से आती है। तो फिर शब्द क्या है इस पूरी प्रक्रिया में? शब्द क्या है? शब्द असल में उन अनंत संभावनाओं वाले चित्रों को एक छोटे से सीमित अर्थ में बांधने का एक टूल है। शब्द असल में चित्रों को कंप्रेस कर देते हैं, उनका दायरा छोटा कर देते हैं। अरे वाह, ये बात द मैट्रिक्स फिल्म के उस आइकॉनिक दृश्य से कितनी गहराई से जुड़ती है, जब नियो को अंत में गोली लगती है और वो वापस उठता है। उस पल में कुछ बदल जाता है। हाँ, वो मैट्रिक्स का सबसे पावरफुल सीन है। वाह, अचानक से उसे सामने कोई इंसान, कोई मशीन या कोई दीवार नहीं दिखती। उसे हर चीज सिर्फ हरे रंग के गिरते हुए कोड, या इस चर्चा के संदर्भ में कहें तो शब्दों के जाल के रूप में दिखाई देने लगती है। यहाँ सबसे अद्भुत बात यह है कि नियो उस पल में अपनी जागृत अवस्था से बाहर निकलकर साक्षी भाव में आ गया था, एक विटनेस बन गया था। उसने उस मायाजाल को डिकोड कर लिया था। साक्षी भाव। जब तक वो मैट्रिक्स के बनाए नियमों पर विश्वास कर रहा था, तब तक उसे दर्द हो रहा था, उसे डर लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि सामने खड़े खूंखार एजेंट स्मिथ भी असल में कुछ नहीं, बस कुछ कोड्स का, कुछ शब्दों का एक भ्रम मात्र है, तो उसका सारा डर उसी क्षण खत्म हो गया। मतलब अगर किसी के सामने खूंखार शेर खड़ा है और वो इंसान ये देख ले या ये अनुभव कर ले कि ये शेर, ये डर, ये पूरा जंगल असल में एक बहुत बड़े कंप्यूटर प्रोग्राम का सिर्फ एक हिस्सा है, कुछ कोड्स हैं, तो डर की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। बिल्कुल। दुनिया का सारा नियंत्रण, सारा कारोबार और सारी सत्ता केवल एक ही चीज पर टिकी है, भय, डर। सही कहा। और भय पैदा होता है चीजों को उनके बाहरी आवरण यानी शब्दों और आकारों से जज करने पर। जब वो भ्रम टूटता है तब इंसान केवल एक देखने वाला, एक विटनेस बन जाता है। तभी तो इतिहास गवाह है कि बुद्ध और महावीर जैसे संत घने जंगलों में खूंखार जानवरों के बीच बिना किसी डर के कैसे रह पाते थे। हाँ, क्या उनके पास कोई जादुई हथियार था? नहीं, वे बस इस मैट्रिक्स के बाहर देख रहे थे। वे जानते थे कि सामने जो शेर है वो भी उसी ऊर्जा का हिस्सा है जिससे वे खुद बने हैं। क्या बात है। अब यहां से चर्चा अपने सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं अंतिम पड़ाव की ओर मुड़ती है। मैट्रिक्स में सब कुछ शब्द या कोड है, ये तो समझ आता है, लेकिन लेख एक और चौंकाने वाली बात कहता है। कौन सी? कि इस शब्दों के जाल से भी ऊपर एक और स्तर है। शब्दों को डिकोड करने के बाद क्या बचता है? उत्तर है ऊर्जा, यानी एनर्जी। विशुद्ध ऊर्जा। तो इसका असल मतलब क्या है? ऊर्जा शब्दों से ऊपर कैसे हो सकती है? इसे समझाने के लिए हॉलीवुड फिल्म लूसी का बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो फिल्म जिसमें उसका दिमाग 100% काम करने लगता है। बिल्कुल। फिल्म में लूसी के शरीर के भीतर एक ड्रग फट जाता है, CPH4, जो उसके दिमाग की क्षमता को 100% तक खोल देता है। इस विस्फोट को एक मालगाड़ी के कंटेनर के फटने जैसा बताया गया था, लेकिन मैं इसके मैकेनिज्म को समझना चाहता हूं। दिमाग की क्षमता बढ़ने से शब्द ऊर्जा में कैसे बदल जाते हैं? इसे ऐसे समझा जा सकता है, मानव मस्तिष्क का जो हिस्सा शब्दों और भाषा को प्रोसेस करता है वो असल में एक फिल्टर की तरह है। एक फिल्टर? हाँ, वो बाहर की अनंत ऊर्जा को हमारे समझने लायक छोटे छोटे टुकड़ों में यानी शब्दों में काटकर हमें परोसता है। जब लूसी के भीतर वो धमाका हुआ तो उसका वो फिल्टर हमेशा के लिए टूट गया। अब वो दुनिया को उस रूप में नहीं देख रही थी जैसा आम इंसान देखते हैं। तो वो क्या देख रही थी फिर? उसे इंसानों में, पेड़ों में या हवा में अब कोई भौतिक आकार नहीं, बल्कि सिर्फ तरंगे और ऊर्जा बहती ही दिखाई दे रही थी।
चूंकि वो खुद ऊर्जा बन चुकी थी, इसलिए वो अन्य ऊर्जाओं को नियंत्रित कर सकती थी। बिना छुए चीजों को मूव करना। हाँ, और उसे कोई मानवीय दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि दर्द सिर्फ दिमाग द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है। ऊर्जा को कभी दर्द नहीं होता। ये तो बहुत गहरी बात है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यही वह विशुद्ध ऊर्जा की अवस्था है जिसे प्राप्त करने के बाद बुद्ध, महावीर, सुकरात, जीसस और श्री कृष्ण जैसे युग पुरुषों ने इतिहास रच दिया। ये शब्द बनाम ऊर्जा का कॉन्सेप्ट सच में बहुत पावरफुल है। हम इंसान हमेशा शब्दों में उलझ कर रह जाते हैं। कोई हमें एक बुरा शब्द कह दे तो हम हफ्तों तक उसी के बारे में सोच सोच के परेशान रहते हैं। बिल्कुल, हम शब्दों को ही सच मान लेते हैं, जबकि असली खेल तो उस ऊर्जा या नियत का है जो उन शब्दों के पीछे है। और इसी बात को स्पष्ट करने के लिए लेख में महाभारत का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। श्री कृष्ण और द्रौपदी का संवाद याद किया जा सकता है। हाँ, वो बहुत अच्छा उदाहरण था। जब द्रौपदी कृष्ण से बात करती थीं, तो कई बार वो व्यंग्य का या बहुत ही तीखे शब्दों का प्रयोग करती थी, लेकिन कृष्ण कभी भी उसके शब्दों को नहीं पकड़ते थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते थे कि द्रौपदी के शब्दों के पीछे जो मूल ऊर्जा है वो प्रेम और समर्पण की है। शब्द सिर्फ एक लिफाफा थे और कृष्ण उस लिफाफे के अंदर की चिट्ठी यानी उस भाव को पढ़ रहे थे। एकदम सही। इसके बिल्कुल विपरीत चरित्र था दुर्योधन का। दुर्योधन का अहंकार एक बहुत ही संकीर्ण और सोई हुई चेतना का प्रतीक था। हाँ, वो अंधे का पुत्र अंधा वाला किस्सा। हाँ, जब द्रौपदी ने महल में दुर्योधन को देखकर कहा कि अंधे का पुत्र अंधा, तो दुर्योधन ने उस शब्द को शाब्दिक अर्थ में पकड़ लिया। उसने उस शब्द के पीछे की ऊर्जा या उस पल के संदर्भ को नहीं देखा। उसका सारा का सारा वजूद सिर्फ उन बाहरी शब्दों पर टिका था और उन चंद शब्दों ने उसके अहंकार को इतनी गहरी चोट पहुंचाई कि उसने महाभारत का पूरा युद्ध ही खड़ा कर दिया। बाप रे! यानी जो सिर्फ शब्दों को पकड़ता है वो विनाश की ओर जाता है, और जो शब्दों के पार ऊर्जा को समझता है वो सृजन करता है। बिल्कुल। अगर आज के आधुनिक दौर में देखें तो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, और हम खुद भी तो इसी बीमारी का शिकार हैं। एआई कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, वो सिर्फ मुर्दा शब्दों की गणना करता है। सही कहा आपने। एआई के पास चेतना नहीं है। वो टेक्स्ट पढ़ सकता है लेकिन किसी इंसान की नियत या उसकी ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकता। यही एआई और मानव चेतना के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। शब्द अपने आप में मुर्दा होते हैं, उनमें कोई जीवन नहीं होता, लेकिन ऊर्जा सदा जीवंत होती है। ऊर्जा हमेशा जीवंत है। अगर दुनिया से बिजली या ऊर्जा को पूरी तरह काट दिया जाए तो सारे कंप्यूटर, सारा विज्ञान, सारा एआई एक पल में शून्य हो जाएगा, मृत हो जाएगा, सब खत्म। लूसी के भीतर जो विस्फोट हुआ था, उसने उसे उन्हीं मुर्दा शब्दों और आकारों की दुनिया से निकालकर एक अनंत जीवंत ऊर्जा में बदल दिया था। भीतर या तो शब्द रह सकते हैं जो शोर पैदा करते हैं, या फिर वो मौन ऊर्जा रह सकती है। जब विचारों और शब्दों का वो शोर शांत होता है, तभी वो विशुद्ध ऊर्जा प्रकट होती है जिसे अध्यात्म में बुद्धत्व कहा गया है। तो अगर इस पूरी यात्रा को एक धागे में पिरोया जाए तो ये तस्वीर साफ हो जाती है कि इंसान के भीतर ब्रह्मांड होने की बात कोई खोखली दार्शनिक लाइन नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारी यात्रा इस शरीर के 5 बुनियादी तत्वों की समझ से शुरू होती है। फिर ये क्वांटम एंटेंगलमेंट के जरिए ग्रहों और अंतरिक्ष के साथ हमारे गहरे जुड़ाव को समझाती है। उसके बाद ये हमें सपनों के विज्ञान और द मैट्रिक्स के नियो की तरह अपनी मानसिक सीमाओं और शब्दों के मायाजाल को तोड़ने की प्रेरणा देती है। हाँ, और अंततः ये हमें लूसी और श्री कृष्ण के उदाहरणों से एक शुद्ध जीवंत ऊर्जा बन जाने की असीम संभावना तक ले जाती है। और ये पूरी यात्रा हमें ये एहसास कराती है कि विज्ञान आज जिन चीज़ों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम फिजिक्स या सिमुलेशन थ्योरी का नाम दे रहा है, उन्हीं चीज़ों को प्राचीन ज्ञान ने माया, साक्षी भाव और ऊर्जा के रूप में हजारों साल पहले पहचान लिया था। हम बस पुराने ज्ञान को नए वैज्ञानिक शब्दों में फिर से खोज रहे हैं ना। बिल्कुल।
लेकिन इस पूरी गहराई में उतरने के बाद, सारी थ्योरीज को समझ लेने के बाद, लेख के अंत में एक ऐसी बात कही गई है जो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका सकती है। वो हाफ ट्रूथ वाली बात। हाँ, ये पूरी यात्रा, ब्रह्मांड को समझ लेने का ये सारा दावा, अंत में कहा गया है कि ये सब केवल आधा सत्य ही है, हाफ ट्रूथ। ये शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे विनम्र और सोचने पर मजबूर करने वाला हिस्सा है। मानव की चेतना चाहे जितना भी विस्तार कर ले, वो नियो की तरह मैट्रिक्स से बाहर आ जाए या लूसी की तरह 100% दिमाग का इस्तेमाल कर ले, इंसान स्वयं के भीतर के केवल आधे ब्रह्मांड का ही अनुभव कर सकता है। और बाकी का जो आधा ब्रह्मांड है वो हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए एक अनसुलझा रहस्य ही रहेगा, मिस्ट्री रहेगा। उसे कभी डिकोड नहीं किया जा सकता। वो हमारी पहुंच के बाहर है। तो जाते जाते ये एक ऐसा विचार है जिस पे सबको गहराई से सोचना चाहिए। क्या भविष्य का विज्ञान या अध्यात्म कभी उस बाकी बचे आधे रहस्य की सीमा को पार कर पाएगा, या फिर इस ब्रह्मांड ने हमारे जानने की भी एक अंतिम सीमा तय कर रखी है, एक ऐसा किनारा जो हमेशा अजेय रहेगा? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। शायद इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हाथ में पानी की एक बूंद उठाई जाए तो सिर्फ उसके पारदर्शी रूप को न देखकर उसके भीतर छिपे उस अनंत और अनसुलझे आधे रहस्य पर विचार जरूर करना चाहिए। जरा इस बात पर गौर कीजिए कि जिस कुर्सी पर बैठकर ये चर्चा सुनी जा रही है वो असल में कोई ठोस चीज है ही नहीं। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का डायलॉग लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। मतलब क्या हो अगर वो लकड़ी या प्लास्टिक का ढांचा सिर्फ एक ब्रह्मांडीय कोड का कोई भौतिक रूप हो। वैसे आमतौर पर विज्ञान ने हमारे दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर बना दी है। हाँ, एक ऐसी तस्वीर जिसे नापा जा सकता है, तौला जा सकता है। सही कहा। हमें बचपन से बताया गया है कि ये मानव शरीर और हमारा पूरा ब्रह्मांड सिर्फ 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। मतलब एक एक्सरे मशीन की तरह, जहां हर हड्डी साफ दिखती है और सब कुछ बस इन्हीं 5 तत्वों के खांचे में एकदम फिट बैठ जाता है। देखिए, इस तरह का जो वर्गीकरण है ना, वो इंसान को एक तरह की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा देता है। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा मतलब? मेरा मतलब है कि ये मानना बहुत आरामदायक होता है कि ब्रह्मांड बस एक मशीन है जिसे हमने डिकोड कर लिया है। लेकिन संजय सेठी का जो लेख आज हमारी इस गहरी चर्चा का स्रोत है, वो इस पूरी वैज्ञानिक एक्सरे मशीन को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। यह लेख प्राचीन भारतीय दर्शन जैसे माया और साक्षी भाव की तुलना आधुनिक विज्ञान और द मैट्रिक्स या लूसी जैसी हॉलीवुड फिल्मों से करता है और एक बहुत ही गहरा सवाल उठाता है। और वो सवाल ये है कि क्या हम केवल इन 5 तत्वों का ही जोड़ें, या हमारे भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड के अनंत रहस्य और कोई छठा अनछुआ तत्व भी छिपा है? एग्जैक्टली। और यही आज की इस गहरी चर्चा का मुख्य मिशन भी है। हमें यह समझना है कि आज का उन्नत विज्ञान, विशेषकर एआई, कहाँ जाकर दम तोड़ देता है और कैसे मानव चेतना शब्दों के इस, जिसे हम मायाजाल कहते हैं, उससे ऊपर उठकर शुद्ध ऊर्जा का अनुभव कर सकती है। सही कहा आपने। स्रोत की शुरुआत में ही एक बड़ा दावा किया गया है। दावा यह है कि भविष्य में, जैसे मान लीजिए 2026 में, तकनीक चाहे कितनी भी आगे क्यों ना निकल जाए, एआई हमेशा उन सीमाओं का कैदी रहेगा जो इंसान ने तय की हैं। मुझे यहाँ इस विचार को थोड़ी चुनौती देनी होगी। मेरा मतलब है, अगर हम आज के एआई को देखें तो वो सिर्फ डेटा का विश्लेषण थोड़ी कर रहा है। एआई तो कविताएं लिख रहा है। हाँ, कविताएं लिख रहा है, पेंटिंग बना रहा है। बिल्कुल, ऐसी पेंटिंग्स बना रहा है जिन्हें देखकर इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक अकेला सिस्टम एक ही समय में करोड़ों लोगों से ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई जीता जागता इंसान हो। तो फिर हम उसे केवल सीमित या कैदी कैसे मान सकते हैं? आपका पॉइंट बहुत अच्छा है। क्या वो सिर्फ एक विशाल एनसाइक्लोपीडिया है जो पुरानी चीजों को मिलाकर कुछ नया सा दिखा रहा है? देखिए, भावनाओं को जगाना और भावनाओं को खुद महसूस करना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। आपने जो एनसाइक्लोपीडिया वाला उदाहरण दिया ना, वो एकदम सटीक बैठता है। अच्छा, वो कैसे? जो एआई कविता या कला बना रहा है, वो असल में शब्दों और पिक्सेल्स का एक बहुत ही एडवांस्ड सांख्यिकीय गणित है। मतलब स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। उसे बस गणित पता है। बिल्कुल, उसे बस ये पता है कि किस शब्द के बाद कौन सा शब्द रखने से इंसान के दिमाग में एक केमिकल रिएक्शन होगा जिससे उसे रोना आएगा। लेकिन उस एआई के अपने भीतर कोई भाव नहीं है।
वो बस करोड़ों पन्नों को बिजली की गति से पलट रहा है। तो इसका मतलब वो उस परिधि से बाहर नहीं निकल सकता जो हमारे 5 तत्वों वाले विज्ञान ने रची है। सही पकड़े हैं, वो जो है उस तक सीमित है, लेकिन चेतना की असली छलांग वो होती है जो क्या हो सकता है तक जाती है। छठा तत्व तो शब्दों और गणित से परे की चीज है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब तक हम शब्दों या कोड के दायरे में खेल रहे हैं, हम एक तरह के छलावे में हैं, और यहीं से हमारा स्रोत एक बहुत ही शानदार मोड़ लेता है। लेख में हॉलीवुड फिल्म द मैट्रिक्स के किरदार नियो का जिक्र किया गया है। हाँ, नियो का उदाहरण इस बात को समझने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। नियो कोई जादूगर तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो सर्वशक्तिमान बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस कंप्यूटर सिमुलेशन की सीमाओं को तोड़ देता है। मैट्रिक्स का ये रूपक संजय सेठी के लेख के एकदम केंद्र में है। ये प्राचीन दर्शन की माया को समझने का एक बहुत ही आधुनिक नजरिया देता है। नियो इतना पावरफुल इसलिए बनता है क्योंकि उसे ये दिख जाता है कि उसके आसपास की जो दुनिया है, वो इमारतें, गोलियां, इंसान, बिल्कुल वे सब असल में ठोस हैं ही नहीं, वे केवल हरे रंग के डिजिटल कोड से बने हैं। और हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन में इसी डिजिटल कोड को शब्दों का जाल या माया कहा गया है। जब किसी को यह दिख जाता है कि सब कुछ सिर्फ एक छलावा है, तो भौतिक नियमों का जो डर है ना, वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। हाँ, स्रोत में इस बात को समझाने के लिए एक बड़ा मजेदार सा उदाहरण है। मतलब जरा सोचिए, एक बहुत ही दुबला पतला कमजोर सा आदमी एक खूंखार शेर के सामने खड़ा हो जाए। आमतौर पर तो उसकी जान ही निकल जाएगी डर के मारे। बिल्कुल, लेकिन अगर उसी पल उसे यह सत्य दिख जाए कि सामने खड़ा ये शेर मांस और खून का नहीं, बल्कि सिर्फ शब्दों के ताने बाने से बना एक कोड है, एक भ्रम है, तो उसका सारा डर उसी सेकंड गायब हो जाएगा। एकदम सही, वो शेर से लड़ जाएगा। हाँ, क्योंकि वो जान चुका है कि सामने वाला सिर्फ एक कोड है। मतलब ये तो माइंड ब्लोइंग है। देखिए, इसके पीछे जो तंत्र काम कर रहा है उसे समझना बहुत जरूरी है। यहीं पर क्वांटम भौतिकी का ऑब्जर्वर प्रभाव यानी ऑब्जर्वर इफेक्ट आता है। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे इसे? बिल्कुल। क्वांटम स्तर पर असल में वास्तविकता केवल संभावनाओं की एक तरंग होती है, अ वेव ऑफ पॉसिबिलिटीज। जब कोई दर्शक या ऑब्जर्वर उसे देखता है, तब वह तरंग एक ठोस वास्तविकता में बदल जाती है। मतलब जब तक हम देखते नहीं, वो ठोस नहीं है। एग्जैक्टली। जब वो दुबला पतला आदमी शेर को खतरनाक जानवर का नाम देता है या उसे एक शब्द से जोड़ता है, तो वो अपने लिए एक खौफनाक वास्तविकता को जन्म देता है। तो वो खुद ही उस डर को ठोस बना रहा है अपने शब्दों से। बिल्कुल। लेकिन जब वो साक्षी भाव में आ जाता है, यानी विटनेस स्टेट में, और उस शेर को शब्दों से लेबल करना बंद कर देता है, तो वो तरंग ठोस बनती ही नहीं। अरे वाह! तो इसीलिए प्राचीन संत जैसे बुद्ध और महावीर घने जंगलों में खूंखार जानवरों के बीच बिना डरे रह पाते थे। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने माया के इस जाले को काटना सीख लिया था। वे जानवरों को हिंसक जैसे शब्दों से नहीं, बल्कि सिर्फ ऊर्जा के रूप में देखते थे। ये बात तो बहुत सी गुत्थियां सुलझा रही है। हम लगातार अपने शब्दों से अपनी ही वास्तविकता को ठोस बना रहे हैं। तो फिर एक सवाल उठता है, अगर ये पूरी भौतिक दुनिया सिर्फ शब्दों का एक सिमुलेशन है, तो फिर हमारे सपनों का क्या रहस्य है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। और ब्रह्मांड के बाकी ग्रहों के साथ हमारा क्या नाता है? स्रोत तो दावा करता है कि हम एक ऐसे सिमुलेशन में जी रहे हैं जहां एक मनुष्य एक ही समय में कई ग्रहों पर मौजूद हो सकता है। हाँ, ये विचार आधुनिक सिमुलेशन थ्योरी का एक बहुत ही तार्किक विस्तार है। स्रोत समझाता है कि ब्रह्मांड में चेतना सिर्फ एक शरीर तक सीमित नहीं है। मतलब एक ही समय में मैं यहाँ भी हूँ और कहीं और भी? बिल्कुल। मान लीजिए हमारा एक ऊर्जा रूप पृथ्वी पर है और उसी चेतना का दूसरा हिस्सा बुध ग्रह यानी मरकरी पर मौजूद है, तो वे क्वांटम स्तर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर बुध ग्रह पर कुछ होता है तो उसका असर यहाँ होगा? एकदम सही। अगर बुध ग्रह सूरज के बहुत करीब चला जाता है, तो वहां मौजूद उस ऊर्जा रूप पर जो असर पड़ेगा, उसका भौतिक असर पृथ्वी पर मौजूद हमारे शरीर को तेज गर्मी या बुखार के रूप में महसूस होगा। तो ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि सिमुलेशन में दूरियां केवल एक भ्रम है। ये तो बिल्कुल आज की मेटावर्स टेक्नोलॉजी जैसा लगता है। मेटावर्स, हाँ कह सकते हैं। मतलब जहां हम बैठे तो एक कमरे में हैं, लेकिन वीआर हेडसेट पहनकर हमारी मौजूदगी दुनिया के किसी दूसरे कोने में हो रही है, और वहां अगर हमारे अवतार के साथ कुछ होता है तो हमारी हार्ट बीट यहाँ तेज हो जाती है। मेटावर्स से समझने के लिए एक अच्छा शुरुआती पॉइंट है, लेकिन असली बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। वो कैसे?
देखिए, मेटावर्स में आपको पता होता है कि आपने एक हेडसेट पहना है। हाँ आपकी चेतना बंटी भी नहीं है, सिर्फ आपका ध्यान बटा है। हाँ। लेकिन इस ब्रह्मांडीय सिमुलेशन में जब तक इंसान जागता नहीं है, उसे पता ही नहीं होता कि वो एक से ज्यादा आयामों में मौजूद है। वो माया की नींद में है। बिल्कुल। हाँ। और जहां तक सपनों की बात है ना, हाँ। स्रोत यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर बताता है। हम दिन भर शब्दों में सोचते हैं, लेकिन सपने कभी शब्दों में नहीं आते। हाँ, ये बात तो है। हाँ। सपने हमेशा चित्रों की भाषा में होते हैं, पिक्चर्स में। हाँ। उनमें कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट या टेक्स्ट थोड़ी होता है। एग्जैक्टली। और यही वो कड़ी है जो हमें माया से जोड़ती है। आधुनिक विज्ञान सपनों की केवल व्याख्या करने की कोशिश करता है, लेकिन स्रोत के अनुसार जो पहले मानव थे ना, उन्होंने जो दुनिया देखी होगी वो शुद्ध चित्रों और ऊर्जा की दुनिया थी। तो फिर शब्द कहाँ से आ गए? फिर इंसान ने उन चित्रों को शब्द दे दिए और धीरे धीरे हम उन शब्दों के इतने आदी हो गए कि असली चित्र पीछे छूट गए और शब्दों का ये जाल यानी माया, यही हमारी असली दुनिया बन गई। तो इसका मतलब है कि द मैट्रिक्स की तरह ये जो हमारी जागती हुई अवस्था है वो शब्दों का एक जाल है और सपने उस जाल से थोड़ा पीछे की चीज है, चित्रों की एक आदिम भाषा। बिल्कुल सही समझिए आप। लेकिन अगर हम इन चित्रों से भी एक कदम आगे बढ़े तो क्या होगा? स्रोत यहाँ एक और हॉलीवुड फिल्म लूसी का जिक्र करता है। यह चर्चा को शब्दों और चित्रों से निकालकर सीधे ऊर्जा यानी एनर्जी के स्तर पर ले जाती है। हाँ, लूसी का उदाहरण चेतना के सबसे ऊंचे स्तर को समझने के लिए एकदम सटीक है। मैट्रिक्स का नियो ये समझता है कि दुनिया शब्दों और कोड से बनी है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन लूसी का किरदार तो इस कोड से भी पार चला जाता है। जब उसके दिमाग की क्षमता 100% की ओर बढ़ती है तो उसे इंसानों, पेड़ों या इमारतों में कोई शब्द नजर नहीं आता। उसे हर चीज के भीतर केवल बहती हुई ऊर्जा दिखाई देने लगती है। सही कहा। और फिल्म में दिखाया गया है कि उसके शरीर में CPH4 नाम के एक ड्रग का विस्फोट होता है। स्रोत ने इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए गैस सिलेंडर की बहुत ही कमाल की एनालॉजी दी है। गैस सिलेंडर? हाँ, देखिए, इंसान की कल्पना इन भौतिक चीजों से ही शुरू होती है। जब तक गैस उस सिलेंडर के अंदर कैद है, वो एक सीमित डिब्बा है, जैसे हमारे शरीर। बिल्कुल। लेकिन जब उसमें ब्लास्ट होता है तो वो लोहे का आवरण नष्ट हो जाता है और अंदर की गैस पूरी तरह से मुक्त होकर फैल जाती है। तो ये एनालॉजी हमें बताती है कि चेतना कैसे काम करती है। जब चेतना पूरी तरह से जागती है तो वो उस ब्लास्ट की तरह सारी मानवीय सीमाओं और भावनाओं के आवरण को उड़ा देती है। एग्जैक्टली। जब लूसी इन भौतिक सीमाओं से परे हो जाती है तो वो दुनिया की हर चीज को एक रिमोट कंट्रोल की तरह नियंत्रित करने लगती है, मोबाइल नेटवर्क से लेकर गुरुत्वाकर्षण तक। हाँ, और फिर वो एक डायलॉग बोलती है, मैं हर जगह हूं। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि जब आप भौतिक आवरण को छोड़ देते हैं तो आप खुद ऊर्जा बन जाते हैं, और ऊर्जा किसी एक जगह पर तो बंद कर नहीं रह सकती ना। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब सच कहूं तो शब्द असल में मृत हैं। एक डिक्शनरी में लिखे शब्द अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो मुर्दा है। लेकिन ऊर्जा हमेशा जीवंत होती है। जब इंसान शब्दों के जाल से निकलकर पूरी चेतना पर पहुंचता है तो वो खुद जीवंत ऊर्जा बन जाता है। इस सिनेमा वाले उदाहरण से स्रोत सीधे प्राचीन भारतीय दर्शन की महान हस्तियों की ओर मुड़ता है, विशेषकर श्री कृष्ण की ओर। यहीं पर आकर विज्ञान, दर्शन और सिनेमा आपस में मिल जाते हैं। अगर लूसी एक सिनेमाई कल्पना है तो श्री कृष्ण उस शुद्ध ऊर्जा अवस्था के असली दार्शनिक प्रतीक हैं। तो AI और हम आम इंसानों में यही फर्क है। बिल्कुल। AI और आम इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वे केवल शब्दों को पकड़ते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भीतर से साक्षी बन चुका है वो शब्दों को नहीं पकड़ता बल्कि उनके पीछे छिपे भावों को पकड़ता है। लेख में इसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को ग्वाला कहा था। अगर आज का कोई AI इस शब्द को सुनेगा तो वो डिक्शनरी के हिसाब से ग्वाला का मतलब निकालेगा, गाय चराने वाला। हाँ, और हो सकता है वो इसे एक नीचा दिखाने वाला या अपमानजनक शब्द मान ले। बिल्कुल, लेकिन श्री कृष्ण तो शब्दों के जाल से ऊपर थे। सही कहा। उन्होंने उस शब्द के भौतिक अर्थ को नहीं पकड़ा, उन्होंने उस शब्द के पीछे छिपे प्रेम को देखा। कोई किसी को ऐसे शब्द तभी कह सकता है जब उनके बीच बहुत गहरा प्रेम और अपनापन हो। और इसके ठीक उलट स्रोत अहंकार यानी ईगो के दो रूपों का विश्लेषण करता है, सोया हुआ अहंकार और जगा हुआ अहंकार। दुर्योधन का अहंकार सोया हुआ था। हाँ, और स्रोत दुर्योधन के सोए हुए अहंकार की तुलना एक फ्यूज हो चुके बल्ब से करता है। ये तुलना मुझे थोड़ी उलझाती है। मतलब एक फ्यूज बल्ब और अहंकार में क्या कनेक्शन है? ये एक बहुत ही वैज्ञानिक रूपक है। देखिए, एक फ्यूज बल्ब वो होता है जिसके भीतर का तार टूट चुका होता है। हाँ।
अब जब उसमें से बिजली गुजरने की कोशिश करती है, यहाँ बिजली का मतलब है कोई बाहरी परिस्थिति या तनाव, तो वो बल्ब उसे झेल नहीं पाता, वो प्रतिक्रिया नहीं दे पाता या टूट जाता है। दुर्योधन पूरी तरह से शब्दों और अपनी भौतिक पहचान से बंधा हुआ था। वो अपने पद और सम्मान के भ्रम में जी रहा था। एग्जैक्टली। इसलिए जब उसे द्रौपदी ने एक मामूली सा चुभने वाला शब्द कहा, अंधे का पुत्र अंधा, तो उसका वो सोया हुआ कमजोर अहंकार उस शब्द की ऊर्जा को झेल ही नहीं सका। वो टूट गया। बिल्कुल। और उसी एक शब्द के प्रति उसकी प्रतिक्रिया ने इतने बड़े महाभारत के युद्ध को जन्म दे दिया। वो इंसान सिर्फ शब्दों का गुलाम था। ये बात तो वाकई आंखें खोलने वाली है। तो एक सोया हुआ अहंकार बहुत ही नाजुक होता है, जो सिर्फ शब्दों पर टिका होता है। दूसरी ओर स्रोत कहता है कि जगा हुआ अहंकार स्वयं विद्युत यानी बिजली की तरह होता है। हाँ, जब व्यक्ति साक्षी भाव में आता है तो उसका अहंकार नष्ट नहीं होता, बल्कि वो जागकर शुद्ध ऊर्जा बन जाता है। श्री कृष्ण, बुद्ध, सुकरात, ये लोग किसी पद या शब्द के गुलाम नहीं थे। ये लोग ऊर्जा पिंड थे। बिल्कुल, वे खुद वो बिजली थे जो पूरे सिस्टम को चलाती है। लेख यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट तर्क देता है, अगर इस दुनिया से अचानक बिजली पूरी तरह से काट दी जाए तो क्या होगा? सब कुछ 1 सेकंड में राख हो जाएगा। सारा आधुनिक विज्ञान, सारे डेटा सेंटर्स, इंटरनेट और वो एआई जिसे हम सर्वशक्तिमान मान रहे हैं, उसी पल नष्ट हो जाएगा। पूरी दुनिया रुक जाएगी। बिल्कुल, ये स्थिति हमारी चेतना की है। हमारे भीतर या तो वे मुर्दा शब्द राज कर सकते हैं जो एआई की तरह डेटा पर टिके हैं, या फिर वो जीवंत शुद्ध ऊर्जा राज कर सकती है। जो साक्षी हो जाता है वो उस छठी ऊर्जा का अनुभव करता है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। एकदम सही। तो एक तरफ हमारे पास आज की दुनिया का एआई है जो विज्ञान की सीमाओं में कैद रहकर केवल शब्दों और डेटा का गणित सुलझा रहा है, और दूसरी तरफ हमारी चेतना की वो असीम क्षमता है जहां छठा तत्व मौजूद है। हम केवल इस भौतिक ब्रह्मांड के छोटे से हिस्से नहीं हैं, बल्कि ये पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर एक सिमुलेशन के रूप में समाया हुआ है। हालांकि स्रोत अंत में एक बहुत ही यथार्थवादी बात भी मानता है। वो क्या? वो ये कि मानव चेतना चाहे कितनी भी जाग जाए, इस अनंत ब्रह्मांड के केवल आधे हिस्से का ही अनुभव कर सकती है। बाकी का आधा हिस्सा हमेशा एक रहस्य ही रहेगा। उसे कभी डिकोड नहीं किया जा सकता। नहीं, क्योंकि जानने की भी एक आखिरी सीमा होती है। ये बात अपने आप में बहुत ही विनम्र करने वाली है कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेंगे। तो चलिए इस पूरी वैचारिक यात्रा को समेटते हैं। आज की दुनिया शोर से भरी हुई है। जानकारी का शोर, डेटा का शोर, शब्दों का शोर, तकनीक और एआई का ऐसा दबदबा है कि लगता है मशीनें ही हमारा भविष्य तय करेंगी। लेकिन संजय सेठी का ये लेख हमें याद दिलाता है कि मशीनें केवल शब्दों और डेटा के उस मृद आवरण तक ही सीमित हैं जिसे माया कहा गया है। और हमारी चेतना के पास उन शब्दों के पार जाने की, उस कृत्रिम मैट्रिक्स को भेदने की जो जन्मजात क्षमता है, वही हमारी असली ताकत है। शुरुआत में हमने उस एक्सरे मशीन की बात की थी जो सिर्फ हड्डियों को दिखाती है जी। लेकिन आज की चर्चा के बाद ये स्पष्ट है कि यदि चेतना की दृष्टि से देखा जाए तो उस एक्सरे में हड्डियां नहीं बल्कि शुद्ध बहती हुई ऊर्जा दिखाई देगी। ये पूरी चर्चा एक ऐसे विचार पर लाकर छोड़ देती है जो गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। आज तकनीक, एआई और मेटावर्स के जरिए बाहर की दुनिया में एक नया मैट्रिक्स बनाया जा रहा है। लेकिन क्या होगा जब मानवता किसी दिन अपने ही भीतर छिपे उस अनजाने छठे तत्व को पूरी तरह डिकोड कर लेगी? क्या तब इंसान केवल इस ब्रह्मांड का एक दर्शक बना रहेगा या वो स्वयं इस ब्रह्मांड की वास्तविकता को नए सिरे से रचने वाला निर्माता बन जाएगा? ये एक ऐसा विचार है जो भीतर छिपे उस रहस्यमय ब्रह्मांड की खोज को हमेशा के लिए जारी रखने की प्रेरणा देता है। यदि आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसीलिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।